नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज जब हम पूछता है भारत की शुरुआत कर रहे हैं तो अब से कुछ मिनट पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आके ऐलान किया, कहा जो अभी ये लोकल बॉडी इलेक्शन हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 85% सीटें मिली हैं। इससे पहले जब हुआ था जिला स्तर पर तो 83%। अगर अभी भी अखिलेश यादव जो कहते हैं कि वो सबसे प्रबल दावेदार हैं योगी आदित्यनाथ को हराने में, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये नंबर देखें वो, क्योंकि जरूरी है दर्शकों। आज उत्तर प्रदेश में यह बात साफ है कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस ऑल है, यानी योगी आदित्यनाथ एक तरफ और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, बहन जी मायावती, कांग्रेस के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अगर आप उन्हें मानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आ गए हैं। तो योगी वर्सेस ऑल है उत्तर प्रदेश में। और शुरुआत इसलिए कर रहा हूं इससे क्योंकि अभी कुछ देर पहले जैसे मैंने आपको बताया 85%, 85% बीजेपी के पास है और बाकी का 15% में सपा, बसपा, कांग्रेस, एआईएमआईएम, राजभर साहब कह रहे थे 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे 5 साल में। कितना सीट आया है भाई? कितना सीट आया है? सीट कितना आया है? पूछ पा रहे हैं क्या? असदुद्दीन ओवैसी जी इतने तेज तर्रार, मैं बार बार कहता हूं वकील हैं, अरे वो तो समझ सकते हैं कि राजभर साहब से अलायंस करके कुछ बहुत बड़ा बवाल नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक बात साफ हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश की जनता यानी आप दर्शक, देश की जनता को अब चुनना है, क्योंकि योगी वर्सेस ऑल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अभी आए योगी आदित्यनाथ, क्या कहा उन्होंने कहा कि जब मैंने योजनाओं पर क्रियान्वयन किया, जब काम किया, तो यह नहीं देखा कि सड़क किस गांव पे जाती है। अगर सिलेंडर मिल रहा है, सैयद असीम बख्तियार साहब पैनल पे हैं मेरे साथ, बाद में डिबेट करूंगा इस पे, तो यह नहीं देखा कि उस गांव में अकलियत कितने प्रतिशत है, उस गांव में किस और समाज के लोग कितना रहते हैं। यह देखा कि अगर बीपीएल हैं तो पहुंचेंगे। 635 से ज्यादा सीट इस समय योगी आदित्यनाथ के पास हैं, बीजेपी के पास है। बीजेपी का चेहरा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है और इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए एक तरफ योगी है और दूसरी तरफ आप ऑल यानी कांग्रेस, प्रियंका गांधी वाड्रा जो कह रही थी इस बार तूफान आ जाएगा, आंधी आ जाएगी। एक जितिन प्रसाद को तो रोक नहीं पाए आप, आपके खासम खास नेता थे, उन तक को समझ आ गया कि कांग्रेस का क्या भविष्य है। अखिलेश यादव, हां मैं दोबारा कहता हूं, सबसे ज्यादा अगर कोई ताकतवर विपक्ष में है इस समय तो वो अखिलेश यादव हैं। और ये असलियत है, ये बात बीजेपी भी जानती है, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट्स हैं, जब दो कुश्ती होती है ना, अगर आपने कभी भी कुश्ती देखी हो तो पट्टे होते हैं, उसमें जो दोनों कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनको पट्टे कहा जाता है। किसका पट्टा ज्यादा ताकतवर है? तो अखिलेश यादव के जो कैंडिडेट्स हैं ना, उनके पास आज भी विपक्ष में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आप जिला बाय जिला देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी देखिए। लेकिन वो जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन को बिठाने में जो उनके पिताजी ने मास्टरी कर ली थी, नेताजी की मास्टरी थी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन को बिठाने में, उसमें वो मात खा रहे हैं। और अब जब असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं तो उनको लग रहा है कि अब उनका MY कॉम्बिनेशन बुरी तरह टूट रहा है। इसलिए डेस्परेशन में, चाहे वो कोविड की वैक्सीन की टिप्पणी की बात हो, अगर आपको याद हो, या वो दूसरी टिप्पणियां आ रही हैं, इस तरह की टिप्पणियां, क्यों? क्योंकि डेस्परेशन बैठने लगी है। 5 साल बाहर रहे हैं, अगर 5 साल और रह लिए तो दिक्कत हो जाएगी काडर को संभालने में, जो दिक्कत बहन जी को हो रही है। बीएसपी के नेताओं से पूछेंगे आज। लेकिन इस सब में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से यह पूछना पड़ेगा कि क्या सोच है आपकी। काम पे वोट मांगिए ना, कितनी सीटें मिली हैं बताइए आप। 825 में से हम नीचे दिखा रहे हैं आपको, 825 में से 731, 825 में से 731, 85% से ज्यादा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा है। ये लोकल पॉलिटिक्स पे हुए चुनाव, इसमें तो वकार साहब नहीं कहेंगे जब मैं डिबेट करूंगा, इसमें तो
सुजाता पॉल जी नहीं कहेंगी कि भाई नेशनल फिगर था, नेशनल इश्यूज था, ये तो लोकल इश्यूज पे हो रहे थे ना चुनाव। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, जमीनी स्तर पे क्या चल रहा है। जो ये पत्रकार वार्ता जिसके शॉर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये अब से कुछ देर पहले के हैं। और इसमें जब योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने कहा कि ये जीत जनता की जीत है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये अब जनता को समझ आ रहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, वो मजहब की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ आते हैं, वो कहते हैं भाई देखो, अगर आप उस श्रेणी में आते हो तो आपको सिलेंडर मिलेगा, हर गांव में बिजली आएगी, हर गांव तक सड़क जानी। और अगर ऐसा नहीं है ना तो विपक्ष ये मुद्दे उठाए। मैं बार बार कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं, एक सशक्त विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना। आप बोलिए कि अगर बीजेपी झूठ बोल रही है या गलत बोल रही है, बोलिए कि मेरे गांव तक या इनके गांव तक सड़क नहीं पहुंची। आपने कैसे कहा, आपने कैसे कहा कि इतने प्रतिशत लोगों को सिलेंडर मिला, जबकि नहीं मिला? अगर है तो, और अगर नहीं है तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं और किस तरह की राजनीति जनता को चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके स्क्रीन पे हैं इस समय, बहुत पढ़े लिखे वकील हैं। जब मैंने कहा था एक बार कि ये बार एट लॉ हैं, बैरिस्टर हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, वकार साहब सुन रहे हैं आप, तो विनय सिंह आज भी डिबेट पे हैं। कहा उन्होंने कि मोहम्मद अली जिन्ना भी लंदन से ही पढ़े थे, ये विनय सिंह ने कहा था, लेखक हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता यहां और देश की जनता 24 में, ये हमारे सभी राजनेताओं को समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्या चाहता है भारत। इस शो का नाम है अर्नब गोस्वामी के शो का पूछता है भारत। तो मैं ये कहता हूं, क्या चाहता है भारत? क्या भारत चाहता है? अभी रत्नाकर त्रिपाठी आएंगे, मुस्कुराते हुए जवाब देंगे। लेकिन मेरी दिक्कत सिर्फ ये है, मैं चाहता हूं क्या चाहता है भारत। क्या भारत चाहता है आज, क्या वो बोल सकते हैं कि भारत चाहता है हां एक ऐसा नेता, एक ऐसी पार्टी जो आए बोले कि मैं तो सिर्फ इस मजहब का सीएम बनाऊंगा, या फिर एक ऐसे नेता जो ये बोले कि मैं 5 साल में 5 मुख्यमंत्री अलग अलग और 20 से ज्यादा उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। इससे ज्यादा क्या अस्थिरता, डिस्टेबलाइजेशन की बात कोई कर सकता है? और क्या इससे उत्तर प्रदेश की जनता को कोई फायदा हो सकता है? ये आप बताइए मुझे, क्या कोई फायदा हो सकता है? नहीं, ये जनता समझती है, मैं समझता हूं, लेकिन ये हमारे राजनेता क्यों नहीं समझते? इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है, यानी जनता की। जब विनय सिंह ने उस दिन कहा था, प्रोफेसर साहब भी हैं मेरे साथ, संगीत रागी सब हैं, लेकिन उस दिन जब मैंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब लंदन से पढ़ के आए हैं, तो विनय सिंह ने कहा कि बहुत बड़े बड़े लोग और थे जो पढ़ के आए थे, लेकिन किया क्या उन्होंने? क्यों उनके पद चिन्हों पे चलते नजर आते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और एक साथ आके? अगर योगी आदित्यनाथ ने विकास नहीं किया तो आप सवाल उठाइए। अगर योगी आदित्यनाथ ने 75 में से 62 जिलों में बिजली नहीं पहुंचाई, और अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि किसी गांव में, इन जिलों में जो बीजेपी का क्लेम है नहीं है, तो आप सवाल उठाइए, क्योंकि यह चाहिए जनता को। जनता को चाहिए। जब कुछ दिन पहले हमने देखा एक महिला के साथ, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं, उनके साथ क्या हुआ, शर्मिंदगी भरा था। वो एक्शन लेना चाहिए था, सिर्फ एक्शन नहीं, सस्पेंशन से नहीं, एक्शन। एक्शन। अगर वो किसी पार्टी का नेता व्यक्ति नहीं होता तो क्या वो जेल में नहीं होता? तो इसलिए जेल में होना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो। अगर योगी आदित्यनाथ करते हैं तो अच्छा, अगर नहीं करते हैं तो उठाइए सवाल, और हम करेंगे, क्योंकि करना जरूरी है। अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पहली बार 11 महिलाओं को और 2 कैबिनेट को महिलाओं को देते हैं, और यूपी में अगर ऐसा होता है तो यह गलत है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जानते थे कि कितना बड़ा उनके ऊपर प्रेशर है, और किया उन्होंने, लेकिन और करने की जरूरत है। इसीलिए अब मैं 1 मिनट और उसके बाद डिबेट पे जाऊंगा। सब लोग जुड़ गए हैं मेरे साथ। जो यूपी में हो रहा है वो सेमीफाइनल से कम नहीं है। अब 2022 आते आते 2022 तो सेमीफाइनल होगा, लेकिन 2022 को जब आप 2024 की तुलना में देखेंगे, क्योंकि दर्शकों जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले भी, अब से लेकर 24 तक 8 से ज्यादा राज्यों में इलेक्शन हो जाएगा, जिसके अंदर यूपी होगा, उत्तराखंड होगा, पंजाब होगा, गुजरात भी आ जाएगा। इन सारे प्रदेशों में इलेक्शन होना है, तो इसलिए यह निर्णय जनता को करना है, यूपी की, उत्तराखंड की, देश की, कि 22 में और 24 में कौन चाहिए आपको, आपकी बात करने वाला या धर्म की बात करने वाला।
चाहे जबरन धर्मांतरण की बात हो या कोई और उसमें मजहब घुसेड़ने वाला या विकास की बात करने वाला। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। और मेरे साथ पूरा पैनल है। संजू वर्मा जी हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री, जैसा मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी की। विनय सिंह हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संगीत रागी साहब को मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी मुस्कुराते हुए पानी पी रहे हैं, बिल्कुल आराम से पीजिए त्रिपाठी जी, बहुत समय है आज। सैयद असीम वकार साहब हैं, सुजाता पॉल, कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी नेता हैं। मैं सबसे पहले वकार साहब के पास आ रहा हूं। वकार साहब, सिर्फ वकार साहब को लाइए स्क्रीन पे। वकार साहब बताइए, आपके नेता ने जब यह ऐलान किया कि वो राजभर साहब के साथ अलायंस करेंगे, बिल्कुल हड़कंप मचाने की कोशिश की कि भैया सैयद असीम वकार साहब से प्लीज। अगर वकार साहब, जब आपके वरिष्ठतम नेता ने देखिए इतनी गर्मी उत्तर प्रदेश में है, हमारा स्टूडियो भी उत्तर प्रदेश में, एसी नहीं चल रहा, पसीना आ रहा है, करें तो करिए क्या। वकार साहब, आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब कहा कि राजभर जी के साथ आप अलायंस करेंगे, तो एक ने कहा कि हम एक खास मजहब, एक खास धर्म विशेष के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो दूसरे ने कहा हम 5 बनाएंगे। 5, समझ रहे हैं आप? इतने ही जोर से वो होता ना खान फ्रॉम दी एपिग्लॉटिस, मतलब पेट से आवाज निकाल के कहा 5 बनाएंगे। तो इसका क्या तात्पर्य है? जनता को क्या समझ लिए थे वकार साहब? समझेगी नहीं जनता? वकार साहब बताइए प्लीज। देखिए, जवाब जब दूं, आपका सवाल पूरा समय आपके पास, आप जवाब लंबा था, इसीलिए मैं बीच में बोला। लंबा जवाब देंगे आप भी, टेंशन मत लीजिए। जब मैं जवाब दूं तो आप भी सुनिए। हाँ बोलिए। देखिए, मैंने ये सवाल उठाया था कि जब 6%, 7%, 8%, 12% वाले लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मैं अपनी कौम के लिए कह रहा था कि हम 20% हैं उत्तर प्रदेश में, तो हम डिप्टी सीएम या सीएम क्यों नहीं बन सकते। कभी किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि किसी दलित को नहीं बनना चाहिए, किसी बैकवर्ड को नहीं बनना चाहिए, यादव को नहीं बनना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य को नहीं बनना चाहिए, योगी जी को, ठाकुर को नहीं बनना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं बनना चाहिए। तो जब हमने कभी किसी पे एतराज़ नहीं किया, तो अगर मैंने ये डिमांड उठा दी कि हमारी कौम का डिप्टी सीएम क्यों नहीं हो सकता, 4-4 बार जीतने वाले लोग, मुख्यमंत्री बनने वाले और बनने वाली वकार साहब पार्टियां अगर हमारे डिप्टी सीएम को नहीं बना रही हैं, तो हमसे वोट किस बात का ले रही हैं? सिर्फ एक छोटा सा मेरा 10 सेकंड का ले लीजिए। मैं कह रहा हूं ये निर्णय काबिलियत करनी चाहिए, ये नियत, ये जो आपका जो निर्णय है ये जनता के वोट पे होना चाहिए, या इस पे होना चाहिए कि आप किस धर्म के हैं, या मैं किस धर्म का हूं, इस पे होना चाहिए क्या वकार साहब? आप बताइए, जनता देख रही है, यूपी की नहीं देश की जनता देख रही है। आप बताइए, इस पे निर्णय होना चाहिए कि आपका धर्म क्या है या आपने क्या काम किया। वकार साहब, असदुद्दीन ओवैसी किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, कि या क्या काम करते हैं, क्या वादा करते हैं, बताइए प्लीज। चुप हो गया मैं, फिर फिंगर ऑन द लिप्स मेरे, आप बोलिए। सुनिए सर, जब भारत में चुनाव हुआ लोकसभा का और लोगों ने कांग्रेस को जिता दिया, तो कभी भी किसी भी इलेक्शन में किसी सिख के फेस पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। सिख मेरे भाई हैं, एक बार नहीं 4-4 बार सिखों को बनाइए। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या किसी सिख मैंने आपसे सवाल पूछा, आप मेरे से काउंटर से, देखिए जनता ना जवाब देती है, और जनता के बाद सुनिए सर, वकार साहब, सर आप सवाल मेरा था, प्लीज आप उल्टा सवाल पूछेंगे, दिक्कत होगी, पूरा पैनल बैठा है। मैं इतना नहीं बोलूंगा डिबेट में, जवाब दीजिए। मैं बोलूंगा ही नहीं डिबेट में सर, मैं जा रहा हूं उठकर। तो जवाब तो दीजिए जनाब, ऐसा मत सर, आप सुनते नहीं है, आप बीच में बोलते बहुत हैं। अरे मैं चुप हूं सर, ऐसे डिबेट नहीं होती है सर। अरे कौन डिबेट, कोई आपसे सवाल ही नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैंने 20% का सवाल उठाया है, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरे पेट में दर्द इसलिए हो रहा है। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या मुसलमान देश का हिस्सा नहीं है? नहीं, क्या हम अब आपने सवाल पूछा, मैं बोलूं कि नहीं? हम इस देश का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल हम इस देश का वोटर नहीं है। आप बोलिए कि आप क्या काम करेंगे उन लोगों के लिए। हमारे वोट से मुख्यमंत्री नहीं बनता है, हमारे वोट से सरकार नहीं बनती है। आप जाति से ऊपर नहीं उठ रहे, आप मजहब से ऊपर नहीं उठ रहे, आप क्या हमारे वोट से सरकारें बन रही हैं। वकार साहब,
मैं बहुत बाइज्जत इतना कह रहा हूं, सिर्फ इतना सवाल रिपीट कर रहा हूं, आप कृपया जवाब दीजिए। और देखिए, आपके अलावा किसी और को मैंने अभी ऑन स्क्रीन भी नहीं किया है। मैं आपके शो पे नहीं आता था। संजू वर्मा जी भी आराम से बैठी हुई है, मैं सिर्फ बोलने ही नहीं दे रहे मुझे। कोई नहीं है स्क्रीन पे। अरे आप बोल रहे हैं जनाब, आप बोलने ही नहीं दे रहे मुझे। जनाब अली आप बोल रहे हैं, आप बोलने ही नहीं दे रहे मुझे। आपने मुझसे सवाल पूछा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब 2017 का चुनाव बीजेपी लड़ी, तो अब मैं जवाब दूं? आपने पूछा, मैं जवाब दूं। 2017 का चुनाव अब मैं एक पत्रकार की तरह क्या जवाब दे सकता हूं? किसी के नाम पे नहीं लड़ी जनाब अली, क्या मैं जवाब दे सकता हूं? मैं ये पूछ रहा हूं ओवैसी साहब, या अगर AIMIM, और फिर मैं जाऊंगा डिबेट, पहले आपका जवाब लूंगा पूरा। आप मुझे ये बताइए, क्या AIMIM सिर्फ ये कहेगी कि इस मजहब का मुख्यमंत्री बनेगा इसलिए हमको वोट दीजिए, या ये कहेगी कि हम किसी भी मजहब के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए ये काम करेंगे? आप काम पे वोट मांगेंगे कि मजहब पे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप ये तो बताइए इसका पीछे का क्या तर्क है? सर सुनिए जी, बोलिए। हाँ देखिए, बात समझिए। आप बोल दिए, अब मुझे बोलने दीजिए, तभी पब्लिक की समझ में आएगा। हम मजहब की बात नहीं करते। आप बहुजन समाज पार्टी से ऐलान कराइए कि अगर सरकार में आती हैं तो दलित प्रधान मुख्यमंत्री नहीं होगा, किसी मुसलमान को बनाएंगी। समाजवादी पार्टी से ऐलान कराइए कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो यादव मुख्यमंत्री नहीं होगा, किसी मुसलमान को बनाइए। मैं बीजेपी की तरफ से कह रहा हूं कि बीजेपी अभी किसी दलित को मुख्यमंत्री बना दे। आप अपनी बात कीजिए, आप मुझे बताइए, क्या 80% आपके हिसाब से, आपके तर्क आप से? मेरी बात कर सकते हैं। अच्छा बोलिए, आप पहले पूरी करिए, फिर मैं बोलूंगा। सर आप मेरी बात कर सकते, मैं आपकी बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं सर, आप मेरी बात कर सकते। आपके हिसाब से 80% भारत गुनाह कर रहा हूं? 80% भारत का अंग नहीं है? दलित का नाम उठा 80% जनता क्या आपके हिसाब से भारत का अंग नहीं है क्या? अरे आप काम पे मांगिए, ये कैसी राजनीति है वकार साहब? 100% जनता वकार साहब, मैं कह रहा हूं, क्या आप आज खड़े होकर भारत का अंग है? क्या सैयद असीम बकार राष्ट्रीय प्रवक्ता AIMIM यूपी में जब रैली करेंगे तो क्या ये कहेंगे? संजू जी मैं आ रहा हूं, मैं आपकी उंगली देख रहा हूं, आ रहा हूं मैं, प्लीज आखिरी सवाल वकार साहब से, फिर डिबेट करेंगे आराम से, शांति से। वकार साहब, क्या आप जब रैली करेंगे यूपी में, या जब आपके शीर्षतम नेता असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, तो क्या वो काम की बात नहीं करेंगे? क्या वो ये नहीं करेंगे कि वो यूपी की जनता को क्या देंगे? क्या आप सिर्फ एक खास वर्ग का वोट मांगेंगे और ये कहेंगे कि हम सिर्फ एक मजहब नहीं? सुन ली, आप सवाल तो पूरा होने दीजिए जनाब अली, सवाल तो पूरा होने दीजिए। कौन से काम की बात आप कर रहे हैं? बात तो ये हुई थी कि 350 रुपए का गैस का सिलेंडर बेचेंगे, 900 रुपए का बिक रहा है। हाँ, तो इसमें सवाल नहीं करते। बात तो ये हुई थी कि 65 रुपए का तेल बिकेगा, पेट्रोल 65 रुपए में बिकेगा, 100 रुपए में बेच रहे हैं। क्या इसकी बात हुई थी? आप पैकेज चलाते हैं, आप सवाल नहीं पूछते। बात तो ये हुई थी कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी हर साल। आप इस पर सवाल नहीं उठाते, आप पैकेज चलाते हैं सरकार का। बात तो ये हुई थी कि देश का विकास होगा, बनारस को क्वेटो बनाया जाएगा। आप पैकेज चलाते हैं, आप सवाल नहीं उठाते सर। आपने बोला, अब मैं बोलने का कहां है? 100 रुपए में पेट्रोल आप बिकवाएंगे? आपके नेता ने ये क्यों नहीं बोला? आप 900 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे? सिर्फ एक 10 सेकंड का इंटरवेंशन लें। वकार साहब, अगर असदुद्दीन ओवैसी आए और आपके नेता आए और ये कहें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था 350 का, कहां है? मैं आपके साथ हूं। वो आके क्या कहते हैं कि एक मजहब का मुख्यमंत्री बनेगा। आपके अलायंस पार्टनर राजभर कहते हैं मैं 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अगर आप नहीं उठाएंगे तो क्या करूंगा? मैं तो वो उठाऊंगा ना जो नेता कहेगा। मैं तो पत्रकार हूं। आपने कहा कि मैं मजहब का मुख्यमंत्री बनाऊंगा, आप कहिए ये, आप बोलिए ओवैसी साहब को कि कल करें, अभी करें पत्रकार वार्ता, अभी करें। अरे आप कर दीजिए, ओवैसी साहब को छोड़िए, आप करिए इसके बाद, और फिर बोलिए नहीं उठाते। दिक्कत क्या है? आप उठाएंगे मजहब को, गाली देंगे मीडिया को, बोलेंगे तुम उठाते नहीं। हम आपके चैनल पे ऐलान कर रहे हैं, हम आपके चैनल पे ऐलान कर रहे हैं, हम आपके चैनल पे ऐलान कर रहे हैं। बोलिए क्या ऐलान कर रहे हैं? सुनिए, हम आपके चैनल पे ऐलान कर रहे हैं कि हम दलित को भी बनाएंगे, हम बैकवर्ड को भी बनाएंगे, हम मुसलमान को भी बनाएंगे। हमें किसी से कोई गुरेज नहीं। लेकिन आप जरा एक बार ऐलान करके दिखाइए बीजेपी से कि वो भी दलित और मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप जरा समाजवादी पार्टी से कहिए कि वो क्या डिप्टी सीएम या सीएम बनाने पे तैयार है मुसलमान को। आप जरा बहुजन से पूछिए कि क्या मुसलमान डिप्टी सीएम या सीएम नहीं होना चाहिए, या कांग्रेस से पूछिए कि क्या मुसलमान डिप्टी सीएम और सीएम आज की डेट में नहीं होना चाहिए। कास्ट से ऊपर नहीं बढ़ेंगे, आप जाति मजहब से ऊपर नहीं बढ़ेंगे। हमें किसी से तकलीफ नहीं है, किसी धर्म से तकलीफ नहीं है, किसी कास्ट से तकलीफ नहीं है। राजनीति काम करने के लिए है कि धर्म के लिए? अगर धर्म की बात करना है तो मस्जिद
मंदिर, गुरुद्वारा, नहीं सर। चर्च में जाके बैठिए। वकार साहब, आप राजनीति लोगों के काम के लिए आए हैं। आपने एक बार कहा कि मैं ये कहूंगा, वकार साहब मैंने आपसे क्या कहा था, क्या आप ये ऐलान करेंगे कि वकार साहब एक सेकंड, क्या आप ये ऐलान करेंगे कि मैं सैयद असीम वकार इसकी बात करूंगा कि योगी आदित्यनाथ आपने कहा था इतने जिलों में बिजली पहुंची नहीं पहुंची, उठाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी, क्या आप बोलेंगे? क्या आप बोलेंगे आपने कहा था यहां तक सड़क पहुंचेगी, इतने गांव तक नहीं पहुंची? क्या आप, नहीं मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, क्या आप कहेंगे कि 75 जिलों में से 62 जिलों में कोविड के खिलाफ हर जिले में अस्पताल बन रहा है, मैं नहीं बना, 6 में आपने झूठ बोला, मैं इस पे करूंगा, आप कहेंगे नहीं? अरे आप उठाएंगे मजहब की बात और मीडिया को गाली देंगे कि तुम उठा रहे हो। आपके नेता आके ऐलान करते हैं, बोलिए, फिर मैं डिबेट पे जा रहा हूं। सब लोग अब बेसब्रे हो रहे हैं। बिल्कुल सुनिए, बोलिए जनाब। सुनिए सर, आपने बिजली की बात की। हाँ, आपने बिजली की बात की। 2012 से पहले उत्तर प्रदेश में जो बिजली की डिमांड थी वो थी 11,000 मेगावाट की, और उत्तर प्रदेश में जो प्रोडक्शन था बिजली का वो था 1800 मेगावाट। लेकिन 2017 तक आते आते बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। 2017 के बाद 1 यूनिट बिजली भी अगर एक्स्ट्रा बनाई गई हो, 1 यूनिट भी अगर बिजली एक्स्ट्रा बनाई गई हो, कोई थर्मल पावर स्टेशन या कोई आपका कोयले वाला लगाया गया हो तो मुझे बताइए आप। दूसरी बात, एक भी अगर आपने पीजीआई बना के चालू कर दिया हो, अगर आपने एक भी कोई भी हॉस्पिटल नया बनाकर बड़ा चालू कर दिया हो, कोई यूनिवर्सिटी बना दी हो, आप मुझे बताइए, मैं थैंक यू बोलूंगा, आपका शुक्रिया अदा करूंगा, अपनी सारी बात वापस ले लूंगा। अब पैनल खोल रहा हूं, नहीं बनाया सर। वकार साहब पैनल खोल रहा हूं। आप मुसलमान की बात नहीं करते सर, मैं एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूं। वकार साहब एम्पावरमेंट की बात करिए, उठाइए ये सवाल और बीजेपी को जवाब देने दीजिए। बना रहे हैं आप, उठाइए डेवलपमेंट की बात और बोलिए कि अगर बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन आपके वरिष्ठ, एक लाइन बोलिए, एक लाइन और बोल दूं, बोलिए, एक लाइन और बोल दूं, बोलिए, एक लाइन और बोल दूं सर। बहुत गुजारिश आपसे कि आप एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मैं मुसलमानों को समझा रहा हूं कि अगर तुम एम्पावर होना चाहते हो और अपने पड़ोस के मकान में आईएएस बना रहे हो, पड़ोस में आईपीएस बना रहे हो, पड़ोस में इंजीनियर डॉक्टर बना रहे हो, तो तुम एम्पावर नहीं हो रहे हो, पड़ोस वाला एम्पावर हो रहा है। तो अगर एम्पावर होना है तो अपने घर में आईएएस बनाना होगा, अपने घर में आईपीएस बनाना होगा। यही डिमांड मेरी है कि मुख्यमंत्री हम दूसरे को बना रहे हैं, डिप्टी सीएम दूसरे को बना रहे हैं, हम एम्पावर बनाने में फर्क है। हम पॉलिटिकल एम्पावर तब होंगे हमारा डिप्टी सीएम बनेगा। आप घुमा रहे हैं, अरे आप बनाइए, बात कीजिए डेवलपमेंट की, नहीं तब मैं इसके खिलाफ। गलत। आप पढ़ाई की बात से, आईएएस आईपीएस से जो सीएम पे पहुंचे संजू वर्मा जी, अरे सुनिए वकार साहब, तो आपके नेता को भी बात डेवलपमेंट की करनी पड़ेगी। हमारे देखिए, शांति से आपने बोला, अरे साहब आपके लोग कहां, देश के लोग हैं, हम सब बराबर हैं। आपके लोग कौन होते हैं? आपके लोग कौन होते हैं? समझ में आ रहा है? आपके लोग कौन होते हैं? पावर होना है, आपके लोग कौन होते हैं? अरे आपके पावर होना है, हम हैं भाई, खड़ा होना भारत की जनता। सुनिए वकार साहब, वकार साहब आपने कहा आपके लोग, भारत का संविधान सबको बराबर, आप और मैं बराबर हैं। आप मजहब की उन्हें चश्मे से देख रहे हैं, दिक्कत यहां है आप मजहब के चश्मे से देखेंगे और उनको बताएंगे कि मजहब के चश्मे से ना देखो। अगर नेता बोलेगा कि मैं एक मजहब खास का मुख्यमंत्री बनाऊंगा और फिर आप बोलेंगे कि मजहब ना देखो, आप कैसी बात कर रहे हैं? चश्मा उतार के देखो जनाब, चश्मा उतार के देखो, चश्मा उतार के देखिए वकार साहब, आप वरिष्ठ हैं, आप ऐसी बात करेंगे तो जनता क्या करेगी? अब मैं डिबेट पे जा रहा हूं। हम तो ये चाहते हैं, नहीं आप जो चाहते हैं वो आपने बोला, आप प्लीज दूसरों को बोलने दीजिए। संजू वर्मा जी जवाब दे। वकार साहब प्लीज, आऊंगा आपके पास। अब आप नाराज होकर बोलेंगे मैं जा रहा हूं, ऐसा मत करिए प्लीज। सुनिए बीजेपी की नेत्री को, संजू वर्मा जी प्लीज सुनिए। संजू वर्मा जी ओवर टू यू, बोलिए मैम। धन्यवाद, प्लीज। थैंक यू ऐश्वर्या जी। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐश्वर्या जी आपकी उत्तर प्रदेश की कवरेज बहुत ही बेहतरीन है, सो कांग्रेचुलेशंस। मैंने वकार साहब की बातें बड़ी ध्यान से सुनी। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का एम्पावरमेंट होना चाहिए। इस बात से मैं बिल्कुल उनके साथ मैं हाँ मिलाती हूँ। मुसलमान ही नहीं, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी सभी का एम्पावरमेंट होना जरूरी है, बिकॉज हम एक मल्टी रेशियल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस कंट्री हैं और हमारी विविधता में ही हमारी अखंडता और हमारी एकता है। पर जब मैं ये आप बात एम्पावरमेंट की करते हैं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, और ये सिर्फ वकार साहब की बात नहीं है,
एम्पावरमेंट लोकतंत्र और गणतंत्र में होता है सबसे अच्छे तरीके से चुनावी माध्यम से। जब आप चुनाव लड़ते हैं, जनता या तो आपको स्वीकार करती है या तो आपको नकारती है, और जनता का जनादेश लोकतंत्र में सर्वोपरि है। तो ये कहना कि हम चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की पोजीशन डिमांड कर रहे हैं, मुझे लगता है लोकतंत्र में किसी को भी डिमांड करने का हक नहीं है। आप चुनाव लड़िए, फिर डेप्यूटी सीएम क्या, आपको यदि बहुमत मिले तो आप तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर भी आईमीन के आदमी को बिठा सकते हैं या महिला को बिठा सकते हैं। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ सरकार साहब से। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी ने ऐश्वर्या जी एक बहुत अच्छी बात कही थी, और आप ही के चैनल पर जब वो अर्णव को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा था, और मुझे याद है भली भांति, उन्होंने कहा था कि ये जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में लगभग 20% की जनसंख्या है, पर केंद्रीय जो कार्यक्रम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है, और राज्य स्तर पर जो उत्तर प्रदेश की चलाई जा रही वेलफेयर विकास ओरिएंटेड स्कीम्स है, इनका 30 से 35% लाभ मुसलमानों को हो रहा है, जबकि जनसंख्या मुसलमानों की सिर्फ 20% के आसपास है, पर 35% का मुनाफा तो मुसलमानों को हो रहा है। एक चीज वकार साहब मैं कहना चाहती हूँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को नकार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मोदी सरकार चाहती तो इसके खिलाफ जा सकती थी। 70 सालों तक मुसलमान महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, किसी सरकार ने चूं तक नहीं कहा। राजीव गांधी ने शाहबानो को महीने का 180 रुपए देने के लिए मना कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का निरस्कार कर दिया था। ये तो मोदी सरकार है कि आज मुसलमान जो महिलाएं हैं, हमारी मुसलमान बहनें हैं, वो सर ऊंचा करके बाहर निकल सकती है और कह सकती है कि भाई बिल्कुल मेरे को आप व्हाट्सएप पर या टेलीफोन पर तलाक 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 कहकर मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकते। तो क्या ये बहुत बेहतरीन कदम नहीं है? मुझे एक और बात बताइए, 2014 से 2019, और ये डेटा मैं नहीं दे रही हूँ, आप जाकर नरेंद्र मोदी जी की जो माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट है वहां पर ये डेटा मौजूद है। 2014 से 2019 तक मोदी सरकार ने 3.4 लगभग 3.5 करोड़ स्कॉलरशिप दी माइनॉरिटीज को, जिसमें से कहा जाता है 80% मुसलमानों को दी गई, और 2019 से 2024 तक मुस्लिम महिलाओं को और विनय सिंह सैयद असीम मकान 5 करोड़ स्कॉलरशिप दी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं मैम, संजू जी आप ठीक कह रही है, लेकिन वकार साहब के तो कानों पे जू नहीं रेंग रही है। ये कहना कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। जी संजू जी आप ठीक कह रही हैं। वकार साहब मेरा सवाल सिर्फ यही है आपसे, और फिर विनय सिंह पूछ रहे हैं, क्या अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा था? मैं इतना कह रहा हूं कि अगर नेता विकास की बात नहीं करेगा, अगर नेता ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे पास काम के बल पे, या मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूं भविष्य, एक बेहतर भविष्य, मैं इतना काम करूंगा, इसके बल पे मैं तुम्हारा वोट मांगने आ रहा हूं। आप 2021 में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मैं मजहब के नाम पे वोट मांगूंगा। वकार साहब मेरी दिक्कत सिर्फ इससे है, सिर्फ इससे है मेरी दिक्कत, कि आप काम पे नहीं, आप मजहब पे वोट मांग रहे हैं। वकार साहब सर आप नहीं सर जी, सर मैं तो आपसे काम की बात कर रहा हूं। ये कहा गया कि काला धन लेकर आएंगे, आप ही के चैनल पर न्यूज चली कि 2019 में लास्ट में आपके नेता ने नहीं रुपए का वकार साहब, आपके नेता ने कब कहा जमा था? और क्या आपके नेता ने ये कहा? क्या आपके वरिष्ठतम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने राजभर जी के साथ जब थे क्या कहा? क्या उन्होंने राजभर जी को रोका कि 5 मुख्यमंत्री की बात मत करो? आप बता सकते हैं क्या किसी भी प्रदेश का डेवलपमेंट हो सकता है अगर उसमें हर साल एक नया नेता आए, अगर हर साल एक नया मुख्यमंत्री बने? क्या आप बता सकते हैं? आप ये बोले, आपके नेता बोलते हैं मैं एक मजहब का मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और फिर आप कहते हैं कि मैं विकास की बात कर रहा हूं। विनय सिंह ये कैसे? सर वकार साहब आप जवाब दीजिए फिर विनय सिंह। सर सुनिए, सर त्रिपाठी जी बहुत शांत है, आ रहा हूं। अगर लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी, अरे सर देखिए बोल लेने दीजिए कीजिए, बोलिए जनाब। जब लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी अलायंस करें तो डिप्टी सीएम यादव बनेगा। शिवसेना और शरद पवार साहब अलायंस करें तो शरद पवार साहब का भतीजा बनेगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करिए तो सीएम साहब ठाकुर जाति से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी बैकवर्ड से आते हैं, दिनेश शर्मा जी ब्राह्मण जाति से आते हैं। पर क्या किसी भी नेता ने ये कहा? देखिए वो जातीय समीकरण है वकार साहब,
वकार साहब वो जातीय समीकरण है, उसको सेट करना राजनीति कहते हैं। लेकिन आप जब जनता के पास जातीय जाएंगे, समीकरण है, यही तो मैं भी आपसे कह रहा हूं, जातीय समीकरण। तो बोलिए, लेकिन तो मैं काम आपसे की कह रहा बात हूं, तो जातीय कीजिए। समीकरण। अरे तो उस 5 साल जातीय में 5 समीकरण में हम कहां हैं? विनय सिंह 5 साल में 5। संजू जी आ रहा हूं, प्लीज वेट, दूसरी बात। मैं काम की विनय सिंह, मैं काम की विनय सिंह सर, मैं काम की बात कर रहा हूं, मैं काम ही की बात कर रहा हूं सर। आप मेरी काम की बात सुन कहां रहे हैं? बोलिए, चलिए काम की बात। आप अपनी काम की बात सुना रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए का पेट्रोल क्यों? 100 रुपए का पेट्रोल क्यों? 900 रुपए का गैस का सिलेंडर क्यों? मैं पूछ रहा हूं आपसे। 85 रुपए का डीजल क्यों? क्यों? मैं पूछ रहा हूं आपसे। काला धन कहां है? नौकरियां नहीं दी गई, अब हुई बात। कोई पीजीआई नहीं बना, अब बात बनती है। कोई हॉस्पिटल्स नहीं बने, अब बात बनती है, अब बात समझ आती है। किससे बात करेंगे? विनय सिंह, इमरान खान से पूछेंगे हम जाकर? नहीं पूछिए। शेख हसीना से पूछेंगे या नेपाल के प्रधानमंत्री से पूछेंगे? अरे नेपाल में बदलता रहता बहुत जल्दी, आपका वाला है वहां 5 साल में 5 वाला। नेपाल से मत पूछिएगा, नेपाल में गड़बड़ है, नेपाल से मत पूछिए, अपने से पूछ लीजिए। विनय सिंह, संजू जी आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, बाकी भी हैं इसलिए। संजू जी, विनय बाबू बोलिए। लेखक जी। ऐश्वर्य भाई जी, हम ठीक है, हिंदू मुसलमान हो सकते हैं क्योंकि आप मस्जिद जाते हैं, कोई मंदिर जाता है, लेकिन समाज के नाते हम एक हैं। और हमारे समाज में कहते हैं ना, जात न पूछो साधु की, तो योगी की जाति मत पूछिए, उसकी जाति नहीं ढूंढी जाती। दूसरा मैं कहता हूं, आप बार बार कह रहे हैं हम 10% हैं, 20% हैं। आप यकीन मानिए वकार साहब, जब आप कहते हैं ना कि हम इतने % हैं, तो आप ऐसा लगता है जैसे फार्चून की दुकान पे बैठे हों। अरे 50 ग्राम तोल देना, 100 ग्राम तोल देना, सब ऐसे नहीं होता। और वाकई मानिए कि आप उस समाज का अपमान करते हैं जिसको आजादी के बाद से अंग्रेजों के समय से इतने % है अपीजमेंट किया गया। अंग्रेजों के बाद तो कमाल अपीजमेंट की कांग्रेस ने संभाली, कांग्रेस के बाद आप संभाल रहे हैं। लेकिन जिस समाज को आप बोल रहे हैं कि 10% है, 20% है, उसकी फार्चून की दुकान खोल रखी है आपने, उस समाज का भला नहीं हुआ। मैं बताता हूं कि आप सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं ना, कि जाति दलित मुख्यमंत्री की घोषणा करे। अभी का मंत्रिमंडल देखिए साहब, दर्जन के हिसाब से दलित भाई आए हैं, महिलाएं आई हैं, युवा आए हैं, ट्राइब के भाई आए हैं। इसको सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। और पहले के सरकारों में होता था कि शेड्यूल ट्राइब का है तो ट्राइबल मिनिस्ट्री दे दो, उसको और किसी लायक नहीं समझा जाता था। शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल वेलफेयर, कास्ट वेलफेयर दे दो, बहुत हुआ तो लेबर दे दो। ये जो आए हैं ना इस बार भाई, अलग अलग समाज से, अलग अलग तबके से, ये बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं, इसको बोलते हैं सोशल एम्पावरमेंट। और दूसरा मैं कहता हूं, जब विकास चलती है ना, आप 120 करोड़ का भारत देश है, 130 करोड़ का देश है। आप एक घटना बताइए, इस 130 करोड़ के देश में 30 करोड़ 35 करोड़ मुस्लिम भाई हैं। बिजली का खंभा, एक बिजली का खंभा ये पूछ कर के नहीं लगाया गया क्या कि ये मुसलमान का घर है, यहाँ बिजली का खंभा नहीं लगेगा? ये मुसलमान का घर है, इसका स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनेगा? ये मुसलमान का घर है, इसका स्वास्थ्य कार्ड पे इलाज नहीं होगा? एक घटना हमको बताइए। ये भारत है साहब, ये भारत का लोकतंत्र है, इतना बड़ा देश है। आप करते रहिए लिंचिंग, एक फेक नैरेटिव करते रहिए, एक घटना आपको नहीं मिलेगी वकार साहब कि जहां रत्नाकर त्रिपाठी, खंभा नहीं डाला गया। रत्नाकर त्रिपाठी, संजू जी बिल्कुल आना चाह रहे डिबेट में, ला रहा हूं संजू जी, आ रहा हूं मैं देख रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी, क्या आप सैयद असीम वकार की इस टिप्पणी से, या जो इनका ये नैरेटिव है या जो सोच है, आप इससे वाकिफ रखते हैं? आप मानते हैं कि ठीक है? आप बताइए रत्नाकर त्रिपाठी, आप तो बीजेपी के चिर प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन आप बताइए, क्या आप समझते हैं कि मजहब के नाम पे वोट मांगने जाओ ठीक है? बोलूंगा कि नेता ने काम क्या किया वो जरूरी नहीं, नेता इस मजहब का होगा वो जरूरी है। त्रिपाठी जी आप बताएं। बड़े बड़े अच्छे एंकर हैं आप ऐश्वर्य जी, और पिछले 30 मिनट से मैं अंग्रेजी, आप अंग्रेजी के पत्रकार रहे हैं, तो मैं आपको एक अंग्रेजी की फिल्म का कोट बोलता हूँ, डायलॉग हूं, अभी रहा नहीं था। एक प्रिटी वुमन पिक्चर है, उसमें हीरो हीरोइन से कहता है कि डिड आई एवर कॉल यू ए प्रोस्टिट्यूट, और हीरोइन कहती है यू जस्ट डिड, आपने अभी तुरंत कहा। आप बहुत ही अच्छे और शातिर एंकर हैं। नहीं, आप पिछले 32 मिनट से आप मीठी गाली देते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जाति का छौका लगा रहे हैं। बताइए ना क्यों? वो आपके पैकेज नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, जहां मैं वकार जी की टिप्पणी का जवाब ही नहीं दूंगा। क्यों? आप बीजेपी के प्रवक्ता से बीजेपी की बी टीम को खिलवा रहे हैं। आप रिवाइंड कीजिए, वकार जी ने इसी शो में कहा कि बीजेपी की तरफ से मैं पूछता हूं। ये इनकी ओरिजिनलिटी है, ये बीजेपी के प्लेयर हैं। क्या बात? आदित्यनाथ जी के, मोदी जी के प्लेयर हैं। और जो आप बोल रहे हैं आदित्यनाथ जी की बात, वकार साहब जान लीजिए, आप ही ने कहा, शुरुआत में मुझे बड़ा अच्छा लगा था आपका
कि आदित्यनाथ जी के दुशासनों ने सपा नेत्री की साड़ी खींच ली। संत कबीर नगर से कल अपने पिता की शव यात्रा में जा रहे बीडीसी अजय यादव का अपहरण हो गया। आदित्यनाथ जी की हम जाति माफिया डॉन धनंजय सिंह के यहाँ सजल सिंहनाथ का बीजेपी का प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख का वकार साहब, आपके नेता योगी आदित्यनाथ है क्या? सुनिए, बनारस के अंदर डॉन ब्रिजेश सिंह की रसोईया जो है, जो उनके यहाँ खाना पकाती है, वो निर्विरोध बीजेपी की ओर से ब्लॉक प्रमुख हो रही है। और कलयुग के अशोक आदित्यनाथ जी जो हैं आपके, वो रक्त रंजन करने के बाद सीएम आपके भी हैं, तलवार लिए सबके हैं सीएम, कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, जाति धर्म यहां नहीं चलेगा। अरे पूरे के पूरे यूपी में रक्त रंजना हो रही है। जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, ये क्लब का चुनाव है, ये फील्ड का चुनाव नहीं है जो इतनी देर से आपका सीधे पढ़ना है। वकार की बात छोड़िए, वकार क्यों छोड़ू मैं वकार साहब की बात? वकार साहब, आप बीजेपी के नेता हैं, मेरे यहाँ तो लिखा है असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं आपके चैनल वकार साहब, आप किस पार्टी के हैं? बीजेपी की असाउद्दीन ओवैसी? राजभर कृष्णा, जवाब दीजिए। बीजेपी की आपके ऊपर एलिगेशन है, त्रिपाठी जी बोल रहे हैं आपके नेता योगी आदित्यनाथ हैं, असाउद्दीन ओवैसी नहीं। ये आप दोनों एक ही साथ खेल रहे हैं, इसमें कौन सी बात है? ये इतनी देर से मुस्लिम का छौका ही इसीलिए लगा रहे हैं ताकि बीजेपी सर 85% कांग्रेस, इस बात को नहीं करते। ये जहां जहां भी, अरे AIMK है, 85% कांग्रेस बीजेपी में जा चुकी है। का शोरबा। अच्छा, अब जवाब आ रहा है, त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। त्रिपाठी जी आप ही को जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए जनाब, बोलिए वकार साहब। मैं क्यों सुनूं भैया, आप मुझे बताइए। अरे क्यों सुनूं? सवाल पूछेगा, जवाब नहीं लीजिएगा। लेकिन जहां भी बीजेपी लड़ेगी वो यहाँ मुसलमानों का वोट काटने झंडा लेके चले आएंगे और बोलेंगे 20% मुसलमान है, 18% मुसलमान है। बोलिए वकार साहब, वकार साहब जवाब दे रहे हैं। वकार साहब, वकार साहब बोलिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को वो फायदा। देखिए, कांग्रेस के कमलनाथ जी हों, दिग्विजय हों, बाकी कई नेता कहते हैं कि वो राम जन्मभूमि का ताला जो है वो तो जो राजीव जी ने खुलवाया, और बाबरी मस्जिद की शहादत में कांग्रेस का हाथ है। आप हमारी मस्जिद को शहीद भी करवाएं और हमारा वोट भी लें। यही मैं कह रहा था। हमारी नजर में बीजेपी और कांग्रेस एक बराबर, हमारी नजर में बीजेपी और कांग्रेस एक बराबर। ये बहुत बढ़िया मारा इन्होंने। हाँ बिल्कुल, एक कह रहा है कि असाउद्दीन ओवैसी और योगी एक साथ है, दूसरा कह रहा है योगी आदित्यनाथ प्रियंका गांधी एक साथ है। आपको तो हम लोग, आपको संजू वर्मा जी और सुजाता पवार, हो क्या रहा है? और अरे कौन किस पार्टी का है भाई? आप और बीजेपी एक जैसे लोग हैं, आप बीजेपी और कांग्रेस एक जैसे लोग हैं। वकार साहब, अच्छा ठीक है, आपने बोलिए, त्रिपाठी जी आपने बोलिए, संजू वर्मा बीजेपी, संजू जी कुछ बोलना चाह रही है। संजू जी, सुजाता पवार, इनकी बात कहां कर रहे हैं? संजू जी, सुजाता जी, दोनों एस वर्सेस एस। बोलिए मैम। जी मैम। मैम, आप और कांग्रेस एक साथ है, दूसरा बोल रहा है कि योगी आदित्यनाथ असाउद्दीन ओवैसी एक साथ है। मेरे को अपनी राजनीति तो बड़ा पढ़नी पड़ेगी, हो क्या रहा है? संजू जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, आपको एक बात माननी पड़ेगी, एक एक संजू जी से पूछा डिबेट पर सभी लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की है। खैर, बहरहाल अभी मुद्दे की बात यह है कि 2014 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा से सिर्फ एक ही MP भेजा गया था। 2019 में 6 सांसद उत्तर प्रदेश ने भेजे लोकसभा में, और मैं ये बता दूं जिसमें से 3 थे समाजवादी पार्टी से और 3 थे बहुजन समाजवादी पार्टी से। मुझे एक बात बताइए, रामपुर से आजम खान, इन्होंने क्या किया रामपुर के लिए? मुरादाबाद से ST हसन, बेबुनियादी बयान देने के अलावा इन्होंने क्या किया? संभाल से SR बर्ग, इन्होंने क्या किया अपनी मुस्लिम जाति के लिए? कुछ भी नहीं। गाजीपुर से अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई, इन्होंने क्या किया? ये BSP से लड़े थे और चुनाव जीत कर आए, कुछ नहीं किया। अमरोहा से BSP के दानिश अली टीवी पर आकर बयानबाजी के अलावा कोई काम नहीं। सहारनपुर से BSP के फजलुर रहमान, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो ये बता दूं, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान खुद हैं। ये अपने नहीं, ये कुछ ऐसे राजनेता हैं जो अपनी राजनीति करते हैं। वकार साहब, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं आपकी बात समझा संजू जी, के लिए कुछ नहीं करते हो। संजू जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वकार साहब, वो जो कहना चाह रहे हैं, ये जानबूझ के उनको ऑपरेस क्यों रखते हैं? उनको आप दबा के रखेंगे ताकि ये जाति की राजनीति चलती रहे। आजम खान ने रामपुर में क्या बड़ा काम किया, गाजीपुर में क्या समझ रहे हैं? सुजाता पॉल कुछ कह रही हैं। सुजाता पॉल, वकार साहब आऊंगा, आखिरी में आऊंगा आपके पास। वकार साहब जी, सुजाता पॉल, सुजाता पॉल। देखिए, आदित्यनाथ प्रोफेसर रागी हर्षवर्धन, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इस वक्त जी
जी बोलूं मैं? जी जी बोलिए सुजाता जी प्लीज। जी तो एक तो आखिरी में मुख्यमंत्री आराम से उत्तर प्रदेश अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सत्ता संभालने में सिर्फ एनकाउंटर्स का विकास हुआ है और विभाजन का विकास। आप 5 सीएम से अधिक वाली जो बात कर रहे हैं ना, वो भाजपा वाली है। उत्तराखंड में देख लीजिए, मेरे राज्य में 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। तो वकार यूनुस जी जिस पार्टी से आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बीसी टीम है। जिस दिन पहले दिन इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मेरे साथ ये एक चैनल पे थे, इनकी वॉल्यूम हाई थी और मेरी वॉल्यूम लो थी। और आदित्यनाथ जी को जो चैनल पे एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाते हैं उस चैनल पे मैंने देखा है कि आवाज हमारी दबाई गई, आपने नहीं दबाई। धन्यवाद आपका, और आप बड़े समझदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन बेटियों के साथ और महिलाओं के साथ जो हुआ ना, जो चीरहरण किया गया है, उत्तर प्रदेश की सरकार समझ ले कि आप कितना भी विभाजन कर लीजिए, कितना भी हिंदू मुस्लिम कर प्रोफेसर लीजिए, रागी चैनल पे माफी चाहता हूं सर, मैं आपके पास आना चाह रहा था, वकार साहब ने बिल्कुल डिबेट में डाल दिया। रागी साहब माफी चाहता हूं, आखिरी 2 मिनट आपके, प्लीज बोलिए, इसको एनालाइज कीजिए। वकार साहब तो समझ नहीं रहे। वकार साहब अभी बैठे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो इसी पे बोलूंगा कि हमारे मजहब का सीएम बने, हमारे धर्म का सीएम बने। ये भारत में सर अभूतपूर्व टाइप सिचुएशन हो रही है। देखिए वकार साहब ने अपना एजेंडा बहुत साफ कर दिया है और अभी वो मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। पहले अपनी जनसंख्या के अनुसार मुसलमानों का प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे और आने वाले दिनों में वो यह भी चाहेंगे कि इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान ही बने। इसीलिए ये जनसंख्या नीति का भी सर काम करने वाला बनना चाहिए ना, इसीलिए ये पॉपुलेशन जिहाद के भी पक्ष में है। देखिए उनका एजेंडा बहुत साफ है। उनका एजेंडा ये है कि किसी तरीके से हिंदू मुसलमान हो ताकि उनको वोटों का लाभ मिल सके, और वो यही काम करने के लिए उत्तर प्रदेश में आए हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने जाकर के वही काम किया, मुस्लिम वोटों को पोलराइज करने का काम किया। लेकिन इनका जो अंतिम एजेंडा है जिसको कहते हैं, ये पैन इस्लाम के एजेंडे से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। जी मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, समय मेरे पास कम है वकार साहब, लेकिन ये डिबेट एक दिन में खत्म नहीं हो सकती है। इस डिबेट को बढ़ाना है आगे। मैं जानता हूं संजू वर्मा जी भी बोलना चाहती हैं, मैम इस डिबेट को कंटिन्यू करेंगे, वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब, वापस आ